अस्सलाम वालेकुम। FR1 लेक्चर 20 स्टार्ट करते हैं जी। होमवर्क के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे आपके। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करना चाहूँगा। एक तो ज़रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लोगों की चीज़ें पक्की भी हो जाएंगी। प्लस इस सवाल के अंदर छोटा सा मसला ये था कि ईयर 1 अक्टूबर 13 से 30 सितंबर 14 वाला था। फिर भी मुझे करवाने दो ये सवाल जल्दी, ठीक है? जल्दी जल्दी कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है? कितने बच्चों ने थाउजेंड्स में किया ये क्वेश्चन? कितनों ने रुपीस में किया? पिछली क्लास वाला मसला है, आधों ने ऐसे आधों ने वैसे किया होगा। चलो कोई बात नहीं जी। 1000 में करूं? अच्छा, अगर 1000 में करूं तो राउंड करूं या ना करूं? अच्छा, एक काम हो सकता है, मैंने वहां पे वन नोट में लिखा हुआ है सवाल, राउंड 3 फिगर्स, डेसिमल के बाद 3 फिगर्स ली हुई हैं, ठीक है ना? वो बाद में वर्जन दिखा दूंगा। उससे ये फायदा होगा कि जिन बच्चों ने कंप्लीट, जिन्होंने रुपीस के अंदर सवाल किया हुआ है, पॉइंट, जाहिर है रुपीस का मतलब ये है कि थाउजेंड के अंदर वो 3 सिफरें ही आनी होती है ना, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल फिगर्स अगर आ रही होंगी तो उनका सोल्यूशन भी चेक हो जाएगा। यहाँ पे मैं थाउजेंड में भी करूंगा और राउंडिंग भी करूंगा, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए कि राउंडिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना? बाकी परेशान ना हो, मैं आप लोगों को वहां पे वर्जन दूसरा दिखा भी देता हूँ। ओके, अच्छा जी, सवाल है एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है 30 सितंबर 14 पे। रेट है 10% WDV। और सवाल ये है हमारे पास, जब भी कभी कैलेंडर ईयर से आपका फाइनेंशियल ईयर, ये पता है फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर ये जो जनवरी से दिसंबर का साल होता है, और फाइनेंशियल ईयर कोई से 12 महीने जिनके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का जो फाइनेंशियल ईयर है जरूरी नहीं है कि वो कैलेंडर ईयर के बराबर हो, कैलेंडर ईयर जैसा हो, ठीक है ना? 12 महीने होने चाहिए फाइनेंशियल ईयर में। वो 12 महीने कोई से भी हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 30 जून पे ईयर एंड करती हैं, उनका साल होता है 1 जुलाई से 30 जून। टैक्स, हमारे टैक्स का भी यही, टैक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया होगा? पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया होगा, जिन्होंने, सबको पता लग गया होगा अब तो कि जुलाई से जून टैक्स का ईयर एंड होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का यही ईयर एंड है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मार्च, 1 मार्च उनका साल शुरू होता है और 28 फरवरी को खत्म होता है। कुछ है 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। कुछ का ईयर एंड 1 अक्टूबर को शुरू होता है, 30 सितंबर को खत्म होता है। तो कोई से 12 महीने फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कैलेंडर ईयर ही हो। स्टार्ट में आपको कैलेंडर ईयर के ऊपर ही रखा जाता है ताकि आप थोड़ा सा चीजों को सीख लें। बाकी सवालों के अंदर 31 दिसंबर भी आता है, 30 जून भी आता है ईयर एंड नॉर्मली, ठीक है ना? तो ईयर एंड कोई से 12 महीने हो सकते हैं। बस ये है कि जब भी कभी फाइनेंशियल ईयर से हट जाए आपका, कैलेंडर ईयर से हट जाए आपका फाइनेंशियल ईयर एंड सवाल में, तो आप सवाल के स्टार्ट में ही उसको लिख लिया करें। 1 जुलाई से 30 जून है, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है, या 1 मार्च, 1 फरवरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। जो भी ईयर एंड हो उसको अपने सवाल की टॉप पे क्वेश्चन पेपर पे लिख लिया करें, बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, ठीक है? ओके, अच्छा ले जी, एसेट अकाउंट बनाना है। लेक्चर तो 20 है, लेकिन इस वक्त मैं लेक्चर 19 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ कर। 1 ही है ना, ये 2 है? 1 कौन सा था? वो पहले कर लिया हमने, कल क्लास में करा दिया था वो। अच्छा ठीक है, लेक्चर 18 का है। अच्छा ठीक है जी, लेक्चर 18 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपके साथ सॉल्व करने लगा, ठीक है? ओके, एसेट अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डिस्पोजल्स 2 हैं तो 2 डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल और डिस्पोजल, कोई भी निशानी लगा लें, डेट लिख लें, 1 2 कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है? सर को जगह दें जी, तशरीफ ले आए हैं, मेहरबानी करें, इनको जगह दे दें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। 1 अक्टूबर 13 ओपनिंग 30 कॉस्ट है और 12 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो ऊपर लाजमी लिखना है आपने, मैं ना भी लिखूं तो आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि मेरा पर्चा तो पास है। जब हो जाएगा तब भी आपने लिखते रहना जब तक कॉस्ट फाइनल कर जी। पर्चे के अंदर लिखना जरूरी है ना बेटा, रुपीज इन थाउजेंड और रुपीज इन थाउजेंड। अच्छा, आप डिस्पोजल अकाउंट में नहीं लिख रहा, अच्छा मतलब लिख लेना आप लोग,
₹1000 ठीक है जी। यकम अक्टूबर 13 एसेट अकाउंट का ओपनिंग है 30 और एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग है 12। तो यकम अक्टूबर 13 ब्रॉट डाउन 30। यकम अक्टूबर 13, उम्मीद आप नजर आ रहा होगा सही। यकम अक्टूबर 13 ब्रॉट डाउन 12। ठीक है, नंबर मिलने शुरू। नेक्स्ट एडिशन कोई नहीं। ओहो, डिस्पोजल दो हैं, एक तो हमारे साल में ही है 13 में, दूसरा हमारे साल में नहीं है। नहीं 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 नहीं, पहला हमारे साल में नहीं है, दूसरा हमारे साल में है, दोनों ही हमारे साल में है। ध्यान से देखें, डेट ऑफ सेल है 31 दिसंबर 13, हमारा साल शुरू होता है यकम अक्टूबर। ये फायदा होता है ना इसको लिखने का, फौरन सवाल के ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो यकम अक्टूबर 13 को जो साल शुरू हुआ, तो अक्टूबर 13, नवंबर 13, दिसंबर 13, तो ये हमारे साल में ही डिस्पोजल है। फिर आगे जनवरी 14, साल चल रहा है 30 सितंबर 14 तक जाना है इसने। जनवरी 14, फरवरी 14, मार्च 14, ये दोनों ही डिस्पोजल हमारे साल में। ठीक है, चले वन बाय वन शुरू करते हैं। तो पहला डिस्पोजल है, कॉस्ट 10,000 है, सेल प्रोसीड 2,000 है, डेट ऑफ परचेज यकम मार्च 11 है, डेट ऑफ सेल 31 दिसंबर 13 है। अपने स्टेप से वापस चलते हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। कितनी कॉस्ट है जी? 10 रुपए जाने वाले एसेट की कॉस्ट है। अगर हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया है तो डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे एसेट अकाउंट, यहां पे लिखेंगे डिस्पोजल अकाउंट। डेट क्या है जी डिस्पोजल की? 31 दिसंबर 13। इधर लिख लो ना लिखो, चलो यहां पे सब सेम डेट्स ही होती हैं डिस्पोजल अकाउंट में ना। डिस्पोजल के अकाउंट में आपने गौर तो किया होगा, डेट सेम होती है। अच्छा, डिस्पोजल की जनरल एंट्रीज करा है? कितने बच्चों ने सारे सवालों में कर ली? कितनों ने आधों में कर ली? मैंने कहा था जनरल एंट्री करके आना। मैंने कहा था डिस्पोजल के अकाउंट में जहां जहां जगह छोड़ी हुई है, कल जनरल एंट्री सिखाई थी ना आपको, मैंने कहा था करके आना। कितने बच्चों ने सिरे से की नहीं? 1 2 3 4 5 6, माशाल्लाह, हिम्मत करके हाथ तो खड़ा करें। हाँ, हैबिट वालों, तो बेशर्मो क्यों नहीं करके आए हैं? तो फिर कभी भी नहीं करोगे, जगह नहीं छोड़ी थी तो। नए सफे के ऊपर क्वेश्चन वाइज लिखते, लेक्चर नंबर फलां, क्वेश्चन नंबर फलां, डिस्पोजल की जनरल एंट्री, लेक्चर नंबर फलां, क्वेश्चन नंबर फलां, एक सफे के ऊपर सारे कर लेते। करने वाले बनते, नियत तो करते। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। डेबिट कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट को। ठीक है। स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, और उसकी एक्यूमुलेशन को यहां पर ले आएंगे। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करनी है हमने, और इसके लिए शॉर्टकट लगा लेंगे। शॉर्टकट कोई नहीं है अब। क्यों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको ये शॉर्टकट अवेलेबल नहीं होता। ये फिगर आपको डिटेल्ड वर्किंग में कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो वर्किंग नंबर 1 हम करते हैं पहले डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है, करें शुरू। तो वर्किंग नंबर 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 1। जी, किस दिन एसेट खरीदा था? यकम मार्च 11। कॉस्ट थी इसकी 10 रुपए, 10,000। पहला साल 31 दिसंबर पे एंड हुआ होगा? नहीं, पहला साल हुआ है 30 सितंबर, ईयर एंड है ना, तो इसका पहला साल एंड हुआ होगा 30/9/11। डेप्रीसिएशन भाई ये मार्कर ताज़ा कर दें, इंक भर दें इसमें, लग रहे इसमें और 2 वैसे और पड़े, दोनों में रिफिल कर दें। अच्छा जी, तो 30/9/11 तक इसको डेप्रीशिएट करना है हमने। 10 इंटू 10% है, 10 इंटू 10%, जल्दी कर लें, ये दोनों मार्कर ही फारेंगे भाई। इंटू मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ्स? तो 7/12। ठीक है जी, तो 10 में से कितना आंसर कितना आता है? पूरा आंसर बोलना पहले। 0.583, इसको मैं 1 कर दूं। अच्छा, डेसिमल के बाद 1 यूज करता रहूं या राउंड बिल्कुल ही कर? 1 यूज कर लेते हैं, फिगर्स छोटी है, ये ना हो कहीं 0.3 आ जाए तो 0 करना पड़े। ठीक है, तो 0.5 कर लेते हैं। ठीक है, 0.5, 0.6 हो जाएगा। ठीक, 0.583 था 0.6, ठीक है जी, 0.6 कर लेते हैं। ये भी एक टिप है कि अगर आप थाउजेंड्स में चले गए हैं और आप डेसिमल के फिगर छोटी छोटी हो सवाल में, जैसे 10 है, 8 है, 12 है,
तो कोई परसेंटेज लगा के हो सकता है कोई फिगर इतनी छोटी आए कि जैसे 0.3 0.4 आ जाए। अगर आप बिल्कुल ही राउंड कर रहे होगे, एक डेसिमल भी नहीं ले रहे हो, तो 0.3 को राउंड डाउन करके क्या कर लोगे, 0, तो मुनासिब नहीं ना लगता। तो अगर कभी आप सवाल कर रहे हो थाउजेंड्स में या मिलियंस में और फिगर्स आ रही हैं छोटी छोटी 10 12 8 सवाल के अंदर, तो फिर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक जो है वो आप यूज कर लेना पॉइंट के बाद एक डेसिमल में, ठीक है, ताकि आपका कोई 0.3 0.2 वगैरह आ जाए तो कम से कम लिख तो सको, ठीक है, सही है ना। तो ये भी एक टिप थी। तो हम बिल्कुल भी राउंड नहीं करते, हम पॉइंट के बाद एक फिगर लेकर चलते हैं, क्योंकि मुझे डर पड़ गया आगे जाके कहीं यही 0.3 0.2 आ गया तो क्या करूंगा, इसलिए पॉइंट के बाद एक डेसिमल मैंने यूज कर लिया जी। 9.4 आ गया जी बुक वैल्यू। फिर 30 9 12 आएगा। हमारा साल 30 9 14 वाला है, अभी बहुत दूर है, ठीक है, जिसमें बिकना है इसमें। तो डेप्रीसिएशन देखो बड़े, अब आप बस एक बार लिख दिया ना ऊपर में काफी है, अब नहीं लिखना है यहाँ पे, अब कैलकुलेटर पे लिखो 9.4 इंटू 10 0.94 है तो 0.9 कर दें, तो सही है। बुक वैल्यू 8.4। अब अच्छा जो बीजे बताइए, ये जो आंसर सामने लिखा हुआ है ना, इसी को अब आपने बताना, कैलकुलेटर सबके बाहर हो प्लीज, आप लोगों के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूं दोबारा। 8.5। अच्छा अब कैलकुलेटर पे 8.5 आया पड़ा होगा, अब उस पर अगेन 10% लगाएं। 30 9 13 वाले साल की डेप्रीसिएशन। अब टाइम बचने लग गया ना, कौन बार बार लिखे अंग्रेजियां, बट ठीक है करो वर्किंग फटाफट जी। 0.85 है तो इसको भी 0.9 कर लें कोई मसला नहीं। 0.85 है ना, 0.84 है। अच्छा तो फिर ऊपर 8.5 था ना, 0.8, वो जिन्होंने 8.4 पहले लिखा होगा ना उनका ही 0.84 आया होगा ना। अच्छा जी 7.6 आ गया। ये बुक वैल्यू आ गई किस दिन की, 30 9 13 की। फौरन ठटक कर रुक जाओ, क्यों, ये हमारे साल का इख्तिताम, पिछले साल का इख्तिताम है और हमारे साल का आगाज है ये डेट, ठीक है। तो साथ ही यहां पर लिख लो 1 अक्टूबर 13, ताकि हमारे साल के शुरू वाली डेट की बुक वैल्यू हमारे सामने हो, क्योंकि हमने अभी यहाँ डेप्थ एक्सपेंस की वर्किंग करनी है, यहाँ करते हैं ना, ठीक है, तो उस वक्त हमें ये फिगर चाहिए होगी, ठीक है। अब ये हमारा एसेट इस साल में 31 दिसंबर 13 पर बिका है, तो फिर अब एक बार आखिरी साल में भी ये काम कर लें, क्योंकि फ्रैक्शन लगाना है ना, ठीक है। तो वो एग्जामिनर को शो कर देते हैं। तो 7.6 इंटू 10%, ये तो आ गई एक साल की डेप्रिसिएशन, इंटू 30 सितंबर ये एंड था ना, तो अक्टूबर शुरू हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3/12 कितना आता है, 0.19 0.2 कर ले। देखो ना अब ये 0.2 लिखा हुआ है, अगर हम एक भी डेसिमल ना यूज कर रहे होते, डेसिमल बाद भी ना लिख रहे होते फिगर, तो जीरो करना पड़ता ना, इसको भी जीरो करना पड़ता, इसको चलो शायद 1 कर लेते जी। 7.4। ये सिर्फ सिखाने के लिए आपको, ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आपको ये डेसिमल में चलना और राउंडिंग करना, 1000 में सवाल करना आ जाए, वरना सवाल तो आप करने आ चुके हैं, आप होल फिगर में लिखते रहते हैं, हम चलता रहता काम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू है, लेकिन हमें बुक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। तो एक और स्टेप, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखोगे, 10 - 7.4 लिखोगे, 2.6 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। इसको भी कर दो, जज़ाकल्लाह जी। ये 2.6 क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, इसी को तो ढूंढने निकले थे। 2.6 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 2 से इसी दिन 31 दिसंबर 13 पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लॉस ही है, इस तरफ ही आता है ना लॉस। अब तो याद हो गया होगा कि डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आता है, लॉस, ठीक है। जर्नल एंट्री तो वैसे ही बता देती है फौरन, वो तो डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस फिगर तो लॉस है, क्रेडिट पे आएगा तो गेन है, ठीक है। लेकिन गेन आने नहीं दिया मैंने अभी तक किसी सवाल में, मेरे अपने सवाल है ना, ताकि ये याद हो जाए आपको कि ये लॉस है लॉस है लॉस है, एकदम से कभी इस तरफ आया ओ ये क्या, अच्छा गेन होगा, ठीक है ना जी। 5.4 ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, जिन बच्चों ने राउंड नहीं किया होता उनका क्या आंसर आता, ये देखें कहां गई वो नंबर 1 की वर्किंग, ये देखें जी, क्या फर्क पड़ा भाई, क्या फर्क पड़ा। एंड पे 2 पॉइंट हमने क्या लिखा है जी 2.6, ये क्या है 2.564। तो छोड़ दो इन टेंशनों में पढ़ना, अब छोड़ दो, 3 डेसिमल तक लेके चला हूं मैं, एंड पे 2.564 आया है।
मैंने राउंड किया है 2.6 आया है, और एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता। बस ये चीज ध्यान से निकालने के लिए मैं 2 दिन से खप रहा हूं। राउंडिंग इज नॉट अ मिस्टेक, ठीक है। आपको ये सारी वर्किंग्स करने के नंबर मिल रहे होते हैं, उसे पता होता है राउंडिंग हुई है, राउंडिंग कोई गलती नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ओके, अच्छा भाई ये क्या हो रहा है आमिर भाई? किसका अलार्म लगा हुआ है? आमिर भाई? अच्छा, एसी से आवाज आ रही है? अच्छा एग्जॉस्ट। अच्छा जी, सेकंड डिस्पोजल पे चलते हैं। आप पहला डिस्पोजल खत्म, आगे आ जाओ जी। दूसरा डिस्पोजल 31 मार्च को हो रहा है। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे। कितनी कॉस्ट है? 4000। तो डिस्पोजल नंबर 2 के अकाउंट में डेबिट 4 ही है ना जी। एसेट अकाउंट किस दिन भाई? 31 मार्च 14, 31 मार्च 14 डिस्पोजल, ठीक है। स्टेप 2, डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल से, और इसके लिए मुझे वर्किंग नंबर 2 करना पड़ेगी 31 मार्च 14, ठीक है। और क्रेडिट हो जाएगी ये फिगर डिस्पोजल अकाउंट में आकर। ठीक है, ये वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी जी हमें। वर्किंग नंबर 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 2। किस दिन खरीदा था इसको हमने? ये और भी लंबा सवाल है। यकम फरवरी 2010, 1, 2, 10। कॉस्ट है 4। फिर पहला ईयर एंड हुआ होगा 30/9/10 में। डेप्रिसिएशन क्या दें? 4 इंटू 10%, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, इंटू फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? 8/12 जी। 0.3। गुड, अब आपको तरीका आ गया। बस यही मैं चाह रहा था, असल में यही मेरा ऑब्जेक्टिव था जो अचीव करना चाह रहा था मैं। ठीक है, बुक वैल्यू 3.7 जाग जा भाई। 30/9/2011। डेप्रिसिएशन 3.7 इंटू 10%, 0.37 आता है, जिसको 0.4 कर देंगे, 3.3 आंसर आ जाएगा। फिर देखो मैं डेट भी नहीं लिख रहा जहां जरूरत नहीं है, तो फटाफट करो, फटाफट बचत कर टाइम की, हर चीज की। ठीक है, 30 सितंबर 2012 आ गया। डेप्रिसिएशन 3.3 का 10% 0.33 आ गया, तो 0.3 कर देंगे राउंड डाउन। ठीक है, और आ गया एग्जैक्ट 3, ये बुक वैल्यू आ गई। फिर 30/9/13 को भी आने दो, अभी भी हमारा साल नहीं आया। 30/9/13 डेप्रिसिएशन 0.3 ही आ गई, फिर कोई बात नहीं। तो 2.7 बुक वैल्यू जो है, यहां पे जरा ब्रेक लगाओ, ये हमारे साल की स्टार्टिंग बुक वैल्यू है, क्योंकि पिछले साल की एंडिंग बुक वैल्यू है, तो इसको तो हमने लालो लाल कर देना है जी। यकम अक्टूबर 13, ठीक है। और इस साल में ये एसेट हमारा बिक रहा है किस दिन? 31 मार्च 2014 पर। तो डेप्रिसिएशन 2.7 इंटू 10%, ये 1 साल की डेप्शन आ गई, इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी, 6/12 जी। 0.14 है, 0.1 नहीं करे ना फिर, तो 2.14, कोई बात नहीं। 13 था, 4 किया, 1 से ऊपर नहीं ना जा रहा। बी ब्रेव, यही तो कह रहा हूं आपको, ये दिलेरी तो करना चाह रहा हूं आप लोग। 2.6, ये खाम खा छोटी छोटी बातों से ना आप लोग डर रहे होते हैं, और कुछ नहीं जी। 2.6 ये बुक वैल्यू आ गई, और ये डेट ऑफ डिस्पोजल की है। मुझे बुक वैल्यू नहीं चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। 4 माइनस 2.6, 1.4 आ गया। 1.4 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल है। डेबिट करेंगे इसको एक्यूमुलेशन अकाउंट में, क्रेडिट करेंगे इसको डिस्पोजल अकाउंट में। स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करेंगे, कितना है 1। और स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह लॉस ही चल रहा है 1.6। ये ना समझना कि डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट पे हमेशा लॉस ही आता है, गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। ये तो आपको याद कराने के लिए एक ऐसे गैर महसूस तरीके से रट्टा लगवाया है, पता ना लगे आपको। ठीक है जी, अब क्या रह गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रह गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए वर्किंग 3 कर लेते हैं हम। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग
एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेना। डिस्पोजल हो तो कर लिया करो, डिस्पोजल ना हो तो ना किया करो। मैं तो कहूंगा आप अगली बात भी ना लिखा करें, लेकिन चलें आप लोगों के लिए मैं एक बार लिख देता हूं। फिर मेथड कौन सा है? तो फिर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लेंगे, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल लेंगे, माइनस करेंगे इसमें से ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स और लगा देंगे इस पर रेट। ये ब्लू वाली चीज आपको पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वाला काम बस करना होता है। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकालनी है, तो क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ ऑल में से एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल निकाल दोगे ओपनिंग डेट की। ठीक है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल है 30, ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल है 12। इन दोनों को नेट करके शो कर दो। 18 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अच्छा होता है ऐसे कर दें आप। ठीक है, लेस ये 7.6, इसीलिए तो किया था इसको यहाँ पर। ठीक है, लेस 2.7, गलती का चांस नहीं रहता फिर। ठीक है, एग्जामिनर को बताओ जी वर्किंग 1 में था जी, ये वर्किंग 2 में था, और इसके आंसर पर 10% लगा दो, पॉइंट, तो 0.8 कर लें। 0.77 का मतलब 0.8। ठीक है, नेक्स्ट ऑन एडिशंस, कितना है जी एडिशन? एडिशन ही कोई नहीं है। अच्छा चलो, पर्चे में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी फिर इसको यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे लिख दिया तो डैश लगा देते, 0 लिख दें। ठीक है, फिर ऑन डिस्पोजल, और हम ये भी कोई नहीं करते दोबारा, हम तो यहाँ पर जाएंगे 0.2 प्लस 0.1, ये जी वर्किंग 1 से आया है एग्जामिनर साहब, और ये वर्किंग 2 से, तो ये हो गया 0.3, टोटल हो गया 1.1। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 1.1। और जिन्होंने फुल फिगर की हुई है वो भी सब्र करें, उनके लिए मैं अभी ओपन करता हूं दूसरा वर्जन उधर बोर्ड पे। क्लोजिंग बता दें जी, कैरी डाउन क्लोजिंग डेट ईयर एंड पे होगी 16, कैरी डाउन 9 इसका बताना है 9.1। अच्छा लिख लिया जी बोर्ड को यार, और को मार्कर नहीं भरिया, दे दे मुझे, ये ले जाए। अच्छा जी, क्लियर है ये? ये जनाब जिन बच्चों ने रुपीस में सवाल किया होगा उनका जो मसला आना है वो बस यही है ना कि वो 3 फिगर्स ले रहे होते हैं जो हम डेसिमल में राउंड कर देते हैं, तो ये उनके लिए सोल्यूशन है। तो पहले ये तस्वीर ले लें वो बच्चे अगर लेना चाहें, तो जिनका आंसर ये सही नहीं है, अगर सही है तो रहने दें। ठीक है जी, मैं आपको ख्याल है, जल्दी कर। अच्छा जी, उसके बाद ये जर्नल एंट्री बीच में घुसाई थी तरह, तो ये वर्किंग 1 और वर्किंग 2 है, बीच में जर्नल एंट्री भी घुसी हुई है। नज़र आता रहे तो बताते रहो, मैं ज़रा इसको एक ही पिक्चर में ले लूँ ताकि अभी भी नज़र आ रहा है सबको। ये वर्किंग 1 जरा नीचे चली गई थी, वो मैं एंट्री लिख बैठा ऊपर ना, और वर्किंग 2 इस तरफ आ रही है। सही है जी। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग है, ये भी देख लें, यानी 1.09 राउंड करें तो 1.1 ही बनता है ना। आप जिन्होंने मुकम्मल फिगर लिखी होगी उनकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया होगा इस साल का 1092 रुपये, तो वही हमने जब 1000 में किया तो 1.092 आ गया, उसी को राउंड करके जब किया सारी फिगर्स को तो 1.1 आया हुआ है। तो ये सभी वर्जन सही हैं, ये तीनों वर्जन सही हैं। ठीक है, चलें आगे। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क में था। इससे मैंने बच्चों को ये बताया कि अगर मशीनरी और ऑफिस फर्नीचर अलग अलग है, वैसे ज़बानी बताया भी हुआ है, दोबारा वही लिख दिया मैंने पिछली क्लास में। उसका मतलब ये है कि मशीनरी का अकाउंट और उसका एक्यूमुलेशन अलग बनेगा, ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट और इसका एक्यूमुलेशन अलग, जो अकाउंट है वो भी अलग बनेगा। ठीक है, कोई मसला इसमें आया तो बता दें। तो क्या हुआ,
तो क्या हुआ, यही तो बात है असल में भाई। आप मेथड शैथड छोड़ दो, अब तो दोनों मेथड आपकी टिप्स पे हैं, ये भी तो प्रैक्टिस करवाना था, ठीक है। तो भूल ना जाए जरा, है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो कर ही रहे थे, ये ऊपर वाला सवाल रिड्यूसिंग का था, अगले 3 स्ट्रेट लाइन के थे, ठीक है जी। बेटा देखें, हमने डेप्थ एक्सपेंस की वर्किंग भी अलग अलग करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग भी अलग अलग करेंगे। मशीनरी के लिए अलग डेप्थ एक्सपेंस की वर्किंग करेंगे, क्योंकि इसका ओपनिंग ऑक्यूपेशन अलग, इसका डिस्पोजल अलग, इसका एडिशन अलग है, ठीक है। वर्किंग ये सॉल्यूशंस जो है ना, जो मैं दे रहा हूँ, जो नहीं दे रहा वो अभी बुक बस हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको आ जाएगी ना, तो उसमें मैं निशान लगवा दूंगा आपको, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और आप लोग भी। जिन जिन के सोल्यूशन रह जाएंगे, कोई एक बच्चा मुझे बता देगा, मैं टीएससी बल्कि करवा लूंगा कि किस किस के सोल्यूशन हमारे हैंडआउट्स में से नहीं अवेलेबल हुए, होमवर्क वाले सवालों में ज़्यादातर, ठीक है ना। तो उनको हम कंप्लीटनेस इंश्योर कर लेंगे हफ्ते 10 दिन तक, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। वैसे भी अब माशाल्लाह आप कॉन्फिडेंट हैं, जो सोल्यूशन मैं दे भी रहा हूँ वो भी आपके सारे मैच कर ही रहे हैं। अब आप उस मुसीबत से निकल चुके हुए हैं वैसे, कि जी हमें पता ही नहीं लग रहा होता क्या हो रहा है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये मशीनरी के लिए अलग बनाना, वर्किंग ऑन ओपनिंग, फिर ऑन एडिशन, फिर ऑन डिस्पोजल, ये अलग हो गया इनका। उसके बाद यहाँ पर वर्किंग टू ऐसे करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस फिक्सचर्स का या फर्नीचर जो भी लिखा हुआ है इसका अलग बनाओगे, और इसी तरह से अलग से इनका ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, ठीक है। और इसका टोटल यहाँ से, इनको अलग करने का मतलब ही यही था कि सब कुछ अलग अलग रखना, ठीक है जी। चलें आगे। जिन्होंने ऐसे ना किया ना सवाल, वो एक बार ऐसे कर लें, फिर सोल्यूशन दे दूंगा मैं उनको, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में मसला आना नहीं चाहिए था। जी जी दे दूंगा मैं, देखता हूँ शायद बना पड़ा हो। अच्छा जी, कल ये बात हमने शुरू की थी, और इससे पहले मैंने आपको कहा था जर्नल एंट्रीज डिस्पोजल की सिखाई थी, याद है। वो पिछले सवाल में ही सिखा दी, जो पिछला सवाल कर रहा था ना उसमें जर्नल एंट्री आपको सिखा दी थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो जर्नल एंट्री आसान है, मैंने आपको कहा था स्टेप्स ही हैं हमारे, और जर्नल एंट्री भी वही काम करती है जो हमारा डिस्पोजल अकाउंट कर रहा होता है। तो ये हमारा ये आज वाला सवाल है, इसका जो डिस्पोजल अकाउंट पहले डिस्पोजल का बना था उसकी जर्नल एंट्री करें तो ये बनती है। वही स्टेप्स हैं जी। स्टेप 1 असल में ना एक साइंस है, अगर आप कहें तो आपको बताऊं। मैं आपको कहा कि जी डिस्पोजल अकाउंट में सेकंड इंपैक्ट फेंकना है, स्टेप वाइज चलो। तो हमने कहा जी स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। तो डिस्पोजल को क्या कर दो, डेबिट। फिर स्टेप 2 क्या था जी, एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। अच्छा जी, तो दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल को क्या कर दो, क्रेडिट। स्टेप 3 मैंने कहा था जी कैश आ रहा है तो कैश को रिकॉर्ड करो, कैश डेबिट कर लो, तो डिस्पोजल को क्या कर दो, क्रेडिट। अब गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लॉस अज्यूम करते हैं, लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, डेबिट। तो डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। अब जरा गौर करो ना आप, तो जब जर्नल एंट्री हम बनाते हैं तो ये डिस्पोजल बार बार नहीं लिखने की नौबत आती। इस डिस्पोजल को काटो, डिस्पोजल को काटो। अब आप देखो तो आपकी जर्नल एंट्री ही तो ड्राइव हो रही है, यही तो हम कर रहे हैं इतने दिन से। मैंने कहा जो आपके स्टेप्स हैं वही आपकी जर्नल एंट्री है, जरा लिख के देखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्थ को क्या कर दो, सॉरी एसेट को तरतीब से चलो, तरतीब से, ये ऐसे नहीं, ठीक है, तरतीब से चलो। एसेट अकाउंट क्या करो, क्रेडिट। जाने वाले एसेट की कॉस्ट से एसेट अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्थ को क्या कर दो, डेबिट। फिर कैश को क्या कर दो, डेबिट। और गेन या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। मैं कहता हूँ अज्यूम कर लो लॉस ही है, ठीक है, बैलेंसिंग मिसाल के तौर पे लॉस ही आया तो डेबिट। अब देख लो यही एंट्री बची पड़ी है, एसेट क्रेडिट हो रहा है, एक्यूमुलेशन डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, जैसे सिखाया वैसे करना है। जब डिस्पोजल का लेजर बना रहे हो तो स्टेप्स को बोलते जाओ, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करके ये स्टेप है हमारा, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में फेंक दो, एक्यूमुलेशन को डेबिट करके दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल को फेंक दो, कैश को डेबिट करके दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल को फेंक दो। तो डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हमें गेन लॉस निकाल कर देगा और फॉत हो जाएगा। तो ये फॉत ही तो किया हमने। जनरल एंट्री के अंदर हम डिस्पोजल को लिफ्ट ही नहीं कराते, हम अपनी जनरल एंट्री के अंदर स्टेप्स को ही लिखते हैं और हमारा डिस्पोजल परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, सही है। तो ये डिस्पोजल अकाउंट और ये उसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या है जी, जर्नल एंट्री आपके अपने स्टेप्स ही हैं। तो ये मैंने आपको कहा था कि जितने भी सवाल आपने घर पे किए हैं जिनमें आपने डिस्पोजल अकाउंट में जगह छोड़ रखी थी, इसी दिन के लिए छोड़ रखी थी, कल मैंने होमवर्क दिया था कि वो सारे की सारी जगहों को पुर फरमा लीजिएगा। आप लोगों ने जहमत नहीं की, ठीक है, तो आप लोग मेहरबानी फरमा के आज जहमत कर लीजिएगा, ठीक है। और जहां जहां डिस्पोजल अकाउंट पड़ा हुआ है वहां वहां अपने डिस्पोजल की जर्नल एंट्री कर लेनी है।
जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी? आपको सवाल की जरूरत पड़ेगी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग की जरूरत पड़ेगी बस। डिस्पोजल के अकाउंट से देख कर डिस्पोजल की जनरल एंट्री परफॉर्म करनी, मारे जाओगे। ठीक है, आपने सवाल सामने रखना है, आपने स्टेप्स बोलने हैं अपने। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जाने वाले एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट हो गया, कॉस्ट सवाल में से मिल गई। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को डेबिट करना है इसकी सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्शन से। वो वर्किंग आपके पास हुई पड़ी है, वहां से आप वही वर्किंग हुई, दोबारा वर्किंग ना करें, वर्किंग से आपने एक्यूमुलेशन उठाना है और डेबिट कर देना है। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, सवाल में जाना है, सेल प्रोसीड्स मिल जाएंगी, कैश डेबिट कर देना है। और बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस जो निकले उसको फिर देख लेना। डिस्पोजल अकाउंट भी ऐसी फिगर है जो जैसे यहाँ पे आ रही है, तो ये आपने करते चले जाना है। हर डिस्पोजल के साथ जर्नल एंट्री को परफॉर्म करना है लाजमी। कल मैं चेक करूंगा और कल फिर मैं करार वाकई सजा भी दूंगा। जिन्होंने जगह नहीं छोड़ी हुई उनके लिए मैं हल पहले ही बता चुका हूं। फ्रेश सफ़ा ओपन करें, हर सवाल की हेडिंग दें, क्वेश्चन नंबर, लेक्चर फलां का क्वेश्चन फलां है उसकी डिस्पोजल की जर्नल एंट्री है, लेक्चर फलां क्वेश्चन फलां है उसकी, सारे जितने भी सवाल आज तक क्लास वर्क में या होमवर्क में किए हैं, जहां जहां डिस्पोजल अकाउंट बना है वहां डिस्पोजल की जनरल एंट्री कल मैं चेक करूंगा। नहीं होगी तो फिर घंटा डेढ़ खड़ा ही रहोगे आप, ठीक है ना, ये ज़हन में रखो। और ना आने का नुकसान ये होगा कि जो कल पढ़ाना है उससे पहले ना कभी पढ़ाया ना उसके बाद कभी पढ़ाना है, ठीक है। तो टेस्ट किस चीज का है? R1 में तुमने क्या तैयारी करनी है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करने हैं या सैलरी इनकम का चैप्टर तैयार करना है? अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग करवा रहा हूं ना, अकाउंटिंग का ही टेस्ट होना है, तो अकाउंटिंग कर रहे हो, टेस्ट है। फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का ही टेस्ट है आपका। बेसिक्स गई आप, बेसिक्स अब हर जगह ही टेस्ट हो रही है। ये डेबिट क्रेडिट क्या है? बेसिक्स ही तो है। एक्सट्रैक्ट्स बनवा लूं, क्या है? बेसिक्स ही तो है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो बस फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन की तैयारी करके आना अच्छे से। एक मिनट, कल वाले से याद आया, जो एक्सचेंज अभी दोबारा पढ़ाने लगा हूं, जो आज पढ़ोगे वो भी कल टेस्ट में आ सकता है, जो कल पढ़ोगे वो भी टेस्ट में नहीं। वो ऑनलाइन वालों की वजह से तुम लोग बच गए हो, ऑनलाइन वालों की वजह से बच गए, वरना ना बचते, ठीक है ना। वरना तो मैं जो सुबह पढ़ाता हूं वो शाम को अगर टेस्ट, वो कहता हूं बच्चों क्लास के बाद आ जाना, क्लास के बाद टेस्ट देने आ जाना। तो जो पढ़ा है वो भी, अकाउंटिंग में क्या तैयारी है, जो पढ़ा समझ आ गया, प्रैक्टिस कर ली, क्लास में करवा दी, बस तैयार हो उसके लिए। लेकिन चलो अब एक दिन पहले तक का ही रखा करेंगे, ठीक है जी। अब मैं उस तरफ जा रहा हूं, कल वाली की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक को मसला। अच्छा, कल हमने बात ये की थी जी, ये हमारी गाड़ियां थी, नई गाड़ी। एक पिछली क्लास में बच्चे ने कहा मुझे ये रंग पसंद है, अल्लाह माफ करे, तो नई गाड़ी का, तो फिर मैंने पुरानी गाड़ी का भी रंग ऐसा ही कर दिया, ठीक है। तो हम गए दुकानदार के पास, शोरूम वाले के पास, हमने कहा कि हमने ये नई गाड़ी लेनी है, इसकी कॉस्ट क्या है? उसने कहा 200 रुपये, ठीक है। जिसको तकलीफ हो रही है आगे मर्जी से सिफरें लगा ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कॉस्ट है 200 रुपये। हमने कहा अच्छा यार हमने ये लेनी तो है, लेकिन ये जो हम जिस पुरानी फटीचर कार पे बैठ के आए हैं, ठीक है, इस कार को भी हम देकर ही जाएंगे आपको, क्योंकि हम एक वक्त में एक ही कार रख सकते हैं। तो आप ये बता दो कि आप हमारी ये कार कितने में रख लोगे और हमें नई कार दे दोगे? जो पैसे हैं इजाफी वो हम आपको दे देंगे। तो ये बात सुनते ही शोरूम वाले, आपको पता है 3-4 लोग ऐसे करके आते हैं, फिर ऐसे करके देखते हैं गाड़ी को, ऐसे करके बोनट भी खोलते हैं, बोनट भी खोल लेते हैं, ठीक है, डिग्गी खोल के देखते हैं, सीटें चेक करते हैं, बैठ जाते हैं, मीटर शीटर देखते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद ऐसे ऐसे भी चेक करते हैं, भाई कह रहे हैं ऐसे ऐसे करके ना, वो पेंट तो नहीं हुई, ऐसे करके चेक करने के बाद फिर उन्होंने कहा लो जी हम आपकी गाड़ी की कीमत लगाते हैं 30 रुपये, ठीक है। हंसने की जरूरत जिनको है भाई वो सिफरें लगा लेना मर्जी से, नई भी तो 200 में आ रही है, ठीक है। आप सिफरों के ऊपर, लोगों के पैसों के ऊपर किसी की जमा नफी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भाई कॉन्सेप्ट लें, ठीक है, छोड़ें इस बात को। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं 3 रुपये लिख देता, तो कम से कम लिखा जाता कि जी। तो 30 रुपये हमारी पुरानी गाड़ी की कीमत लगाई गई। ये बेचने नहीं की गाड़ी, ये गाड़ी हम बदले में देने गए हैं। तो एज अ होल ट्रांजैक्शन एक ही बनेगी, नए गाड़ी का आना और पुरानी गाड़ी का जाना, ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन बनेगी, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो पुरानी गाड़ी की कीमत, भाई आपका सवाल इसी एरिया में से है ना, ये तो नहीं कि मैंने कहा कि रुक जाओ भाई पिछले सवाल ही बाद में, कौन सा मेरा सवाल तो पीछे ही था, इसी एरिया में से है ना। ये तो कल जाते हुए बात हुई, कल जाते हुए जो बात हुई आपको पता है वो नए सिरे से होनी होती है, ठीक है। तो ये जो कीमत पुरानी गाड़ी की हमारी की लगी है, ठीक है, इसको ट्रेड इन अलाउंस कहा जाता है। इसको उर्दू के अंदर अपने पास लिख लें। दुकानदार ने हमारी पुरानी कार की जो कीमत लगाई, हमारे पुराने एसेट की जो कीमत दुकानदार ने लगाई, उसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है। ट्रेड इन अलाउंस क्या है? हमारे पुराने एसेट की जो कीमत दुकानदार ने लगाई, ठीक है। अच्छा, अब जरा सोच के बताओ, नया एसेट जो लेने गए हैं उसकी कीमत 200 थी, हमने कहा हमारा पुराना एसेट भी रख लो यार, बताओ कितने पैसे दें? ऐसे होता है ना, ये बड़ी आम ट्रांजैक्शन होती है। इस तरह से नया मोबाइल लेने जाते हो आप, पुराना भी दे आते हो और कुछ पैसे भी दे आते हो,
तो आपने भी यही किया, नई कार लेने गए हो, पुरानी कार भी देकर आ रहे हो, तो कुछ पैसे कम कर लोगे, फिर जाहिर है उसको देने वाले, ठीक है ना। तो दुकानदार जिसने अपनी गाड़ी की कीमत 200 बताई थी, अगर वो आपकी गाड़ी की कीमत 30 रुपए लगा रहा है, तो इसका मतलब वो कितने पैसे आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है? फिर 170 रुपए, सीधी सी बात है। अब सवाल के अंदर ये कैश पेड वाली फिगर गिवन हो या ना गिवन हो, निकाली तो जा सकती थी, ठीक है। कैश पेड ना बताते, बल्कि हमें सिर्फ ये बता देते कि कॉस्ट है 200 रुपए नई की और पुराने की कीमत दुकानदार ने लगाई है 30 रुपए, तो फिर बताओ कैश पेड कितने? तो हम कहते हैं जी 200 माइनस 30, 170 रुपए देकर ही नई गाड़ी मिलेगी। लेकिन ये बात भी बता दी गई। बहरहाल अगर सवाल में कैश पेड की फिगर मिसिंग हो, अगर सवाल में, ये बात भी करते ही चले ना, अगर सवाल में कैश पेड की फिगर मिसिंग हो, यहां पे लिख लेता हूं, if cash paid is missing in question, आप अभी ना लिखें, वैसे 1 मिनट बात पूरी लिखूंगा फिर लिखिएगा। is missing in question, we can calculate, it can be calculated using following formula, मैंने कहा साथ साथ ना लिख, फिर भी लिखे जा रहा है, पहली रो में बैठ गई। जी फॉर्मूला है जी, कैश पेड निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ, बोलो कॉस्ट ऑफ न्यू में से माइनस कर देंगे ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है। TIA मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। अब देखो ना, सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी गिवन है? सवाल में कॉस्ट ऑफ न्यू गिवन है 200 और ट्रेड इन अलाउंस गिवन है 30 रुपए, तो फिर जी कैश पेड कितना आ जाएगा? 170 रुपए। तो ये अगर सवाल में गिवन ना भी हो तो हम निकाल सकते हैं। और एक अगली बात, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में कैश पेड दे दे, कॉस्ट ऑफ न्यू मिसिंग कर दे। देखो आपकी जर्नल एंट्री कल आपको सिखा के भेजी थी और कहा था अगले 2 सवालों में ट्राई करके आना। आपने उस पर गौर किया होगा कि हमें नए एसेट की कॉस्ट भी चाहिए होती है और कैश पेड भी चाहिए होता है। ट्रेड इन अलाउंस कहीं भी जर्नल एंट्री में इस्तेमाल नहीं होता। हमारी जर्नल एंट्री में 30 रुपए कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। कल हुआ था ट्रेड इन अलाउंस इस्तेमाल? नहीं, हमें चाहिए होती है नए की कॉस्ट और कैश पेड और पुराने की कॉस्ट और पुराने की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये 4 चीजें हमें चाहिए एक्सचेंज के अंदर। अब कभी कभी वो ऐसा करता है, सवाल में फनकारी लगाता है कि वो कैश पेड जो चाहिए जर्नल एंट्री में वो, या कॉस्ट ऑफ न्यू जो चाहिए, इनमें से कोई एक मिसिंग कर देता है और ट्रेड इन अलाउंस दे देता है। तो हम उसको यूज करके ये फिगर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसी छोटी सी बात बीच में आ गई थी, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल तो सवाल के अंदर ये मैंने आपको बता दिया था। अब नहीं बताया था तो आप खुद बता सकते हैं कि ये 170 कैश पे करेंगे, ठीक है। अब जो पुराना एसेट है हमारा, उसको हमने खरीदा था 80 रुपए का और बगैर कैलकुलेशन की मैंने आपको बता दिया डेट ऑफ डिस्पोजल तक इसकी एक्यूमुलेशन कितनी है जी? 35 रुपए। जो डिस्पोजल के स्टेप्स हमने एक बार सीख लिए हुए हैं, उन डिस्पोजल के स्टेप्स को हमने नहीं छेड़ना आइंदा। ये नहीं कि एक्सचेंज आया तो नए स्टेप लिखना शुरू कर दिए, फिर आगे जाके एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाना तो फिर आगे नए स्टेप्स ही लिखते हैं हर जगह पे, स्टेप्स नहीं। ये जो 4 स्टेप्स डिस्पोजल के हैं, बस वही एक बार लिखे, वही याद कर लिए। अब थोड़ी बहुत चेंज उनके अंदर जबानी करके अपना काम चलाते रहा करेंगे। जैसे एक्सचेंज आ गया, वही 4 स्टेप्स हैं, उसी तरह से हैं, एक एडिशनल स्टेप ऐड होना है, लिखेंगे कहीं नहीं, उसको बस यूज करते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ, पुराना एसेट तो डिस्पोज ही हो रहा है ना, तो जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्या करना है? क्रेडिट करना है और उसके एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को डेबिट करना है, ठीक है। वैसे कल मैंने ये बात कर दी थी, लेकिन चलो फिर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप गौर करें, ये पुराना एसेट डिस्पोज हो गया, ठीक है। जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से हमने क्रेडिट किया और उसकी एक्यूमुलेशन को डेबिट कर दिया। देखो, कैश को रिकॉर्ड करना गेन लॉस के लिए होता है, एसेट हमारी किताबों से निकल जाए ना, उसके लिए ये 2 एंट्रीज ही हैं। एसेट का हमारी किताबों से निकल जाना, ये 2 एंट्रीज ही हैं। क्यों? क्योंकि एसेट की कॉस्ट एसेट अकाउंट में पड़ी थी और उसकी एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ी हुई थी, और तो उसका कोई खाता था नहीं हमारे पास। आपने एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट निकाल दी, एक्यूमुलेटेड अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दी, अब वो एसेट हमारे किताबों से, हमारे बिजनेस से निकल गया। तो डिस्पोजल पुराने का रिकॉर्ड हो गया एक तरह से। हाँ, पूरी तरह रिकॉर्ड इसलिए नहीं हुआ कि कैश लिखेंगे तो गेन लॉस भी निकल आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने फिगर लेकर जानी है, वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एसेट हमारी किताबों से निकल गया ये 2 काम करने से, ठीक है। समझ आ रही है? तो पुराने एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट किया और इसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को एक्यूमुलेटेड अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। सही हो गया। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब डिस्पोजल सिंपल जब था तो कैश नॉर्मली आया करता था, आज हम कैश को पे कर रहे हैं।
तो कैश पे हो रहा है तो कैश का जाना रिकॉर्ड कर लो, तो कैश जाए तो कैश क्या होता है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्या हो गया। अब स्टेप 3 जो है वो रहा तो स्टेप 3 ही, लेकिन कैश ने रुख बदल लिया थोड़ा सा, ठीक है। कैश पहले आता था, आज कैश जा रहा है, ठीक है ये वही स्टेप, ओके, और सही है। और वैसे भी मैंने इसीलिए कहा था वी विल रिकॉर्ड कैश, इसी दिन के लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कैश पेड को रिकॉर्ड करो, मैंने कहा था कैश रिकॉर्ड करो, पे हो जाए तो क्रेडिट, रिसीव हो जाए तो डेबिट। अच्छा, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं कैश पेड ही आए, ये मिसकंसेप्शन बच्चे ले जाते हैं। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर कैश रिसीव भी हो सकता है। आप अच्छा सा एसेट देके पैड़ा जो एसेट ले आए, आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपके पास जो है वो नई जो है वो करोला थी, आपने जो है वो शोरूम वाले को जाकर कहा ये करोला रख लो और मुझे मेहरान दे दो और बाकी पैसे मुझे दे दो, पैसों की जरूरत थी ना, तो फिर कैश क्या हो जाएगा, आपको रिसीव हो सकता है कैश रिसीव, ठीक है ना। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं है कि कैश पे ही होना है, रिसीव भी हो सकता है, लेकिन आपको 99% ट्रांजैक्शन ऐसी नजर आएंगी जिनमें कैश पे हो रहा था, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पुराने एसेट देकर नए एसेट दे रहे होते हैं तो कुछ कैश पे करना पड़ता है। बहरहाल सवाल को एहतियात से पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो कैश क्या हो रहा है, पे हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स अपनी जगह पे रहे। एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकाली, उसकी एक्यूमुलेशन अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकाली और कैश रिकॉर्ड किया, डन। स्टेप 4 होता क्या था, बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसको थोड़ा होल्ड पे डालो और इसे कहो भाई मोहतरम स्टेप 4 आप जरा स्टेप बैक करें। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अभी एज अ होल हमारी पूरी ही नहीं हुई। ये गाड़ी का जाना रिकॉर्ड हो गया, कैश भी पे कर बैठे हैं, इस गाड़ी का आना भी तो रिकॉर्ड करो। ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है, ये याद रखना। पुराने एसेट का कैश हमें मिला नहीं है 30 रुपए, उसकी वैल्यू एडजस्ट हुई है नए की कॉस्ट के अंदर। तो जब ये सिनेरियो बनता है जिसको ट्रेडिंग अलाउंस का आना या एक्सचेंज अलाउंस का आना जो है, ये निशानी होती है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की, ठीक है ना। पुराने एसेट की कोई कीमत हमें नहीं मिली है, पुराना एसेट तो कुर्बान हुआ है नए एसेट के आने के लिए, तो वो अलग से बेचा नहीं गया, ये अलग से खरीदा नहीं गया, बल्कि एज अ होल इसको एक ट्रांजैक्शन बनाया गया। ये एक ट्रांजैक्शन बंडल है, ठीक है ना, जिसके अंदर पुराना जा भी रहा है और नया आ भी रहा है, और नए की कीमत पुराने की वजह से थोड़ी सी एडजस्ट भी हो रही है, इसलिए ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन बनती है। तो ट्रांजैक्शन अभी तो हमने स्टेप 4 गया कहा भाई ट्रांजैक्शन अभी पूरी नहीं हुई है, आप रुक जाएं, हमें नए एसेट का आना भी रिकॉर्ड करना है। तो नए एसेट का आना एसेट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो एसेट अकाउंट के अंदर नए एसेट की कॉस्ट को आपने डेबिट कर देना, ठीक है। एसेट अकाउंट में कॉस्ट ऑफ न्यू, ठीक है, कितनी है भाई 200, और ये है हमारा नया नकोर स्टेप, ओके, ये न्यू स्टेप है, ओके। बस ये एडिशनल स्टेप आया। अब स्टेप 4 को कहा चल भाई आ जा तू, तेरा नंबर 5वां हो गया लेकिन तू है सही अभी भी। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। डेबिट साइड हैवियर है हमारी ट्रांजैक्शन में या क्रेडिट, क्रेडिट हैवियर है जी, डेबिट वालों क्रेडिट हैवियर है, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ गया, ठीक है जी। और ये वैसे भी आप पता कर सकते हैं, देखो ना, आपका एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 80 रुपए और आपके पास वो वैल्यू लूज कर चुका है 35 रुपए, तो आपकी किताबों में उसकी वैल्यू कितनी है, 80 में से 35 माइनस करो तो 45 है ना। आपकी किताबों में उसकी वैल्यू कितनी है 45 वाली आपकी चीज को 30 रुपए कीमत लगाई जाए तो 15 रुपए का नुकसान ही दिया गया ना आपको, ठीक है। ये जी एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये कल नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। फिर मैंने आपको कहा था कि ये सवाल आपने अटेम्प्ट करके आने, ठीक है। तो ये सवाल मैं आपके साथ अब सॉल्व कर लेता हूं क्विकली, लेकिन अब एक टिप पर्चा करने के लिए, स्टेप्स याद हो गए ना, अब तो एंट्रीज देख देख के एंट्री भी याद हो गई, ठीक है ना। चाहो तो स्टेप की तरतीब में, चाहो तो वैसे, लेकिन अंग्रेजी जर्नल एंट्री की पहले लिख लिया करो, फिगर्स बाद में ढूंढा करो। ये मेरी तरफ से आपको एक मशवरा है, एक टिप है, ठीक है ना। जब आपने देखा कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है और आपसे कहा जा रहा है जर्नल एंट्री कर दो, तो आपको जी जर्नल एंट्री पहले ही कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री ऑफ एक्सचेंज वो पहले लिख लिया करो, ठीक है। चलो अभी स्टेप्स की फॉर्म में ही चल लो, खैर है, वैसे तो 2-3 दिन में आपको इतनी याद हो जाएगी बात कि आप एक्यूमुलेशन सही स्टार्ट किया करेंगे एंट्री। बस करना यह है कि पहले अंग्रेजी में एंट्री लिख लेनी है, फिगर्स को नहीं देखना, ठीक है ना। डिस्पोजल की एंट्री है तो आप फटाफट लिख लो एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट, एक लाइन छोड़ के एसेट क्रेडिट, फिर सवाल पे जाओ और फिगर जो मिलती जाए लिखते जाओ, क्योंकि जर्नल एंट्री में जो फिगर आपने लिख दी उसके नंबर आपको मिल जाने, ठीक है। बहरहाल ये तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर आपने स्टेप 1 क्या करना होता है जी, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करना होता है। तो आपने यहां पर लिख देना है एसेट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ओल्ड की कॉस्ट, मैं ओल्ड कॉस्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, पुरानी कॉस्ट नहीं है, पुराने की कॉस्ट है ये, ओके। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को, जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो सकता है, इसके लिए छोटी सी वर्किंग करनी पड़े,
स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करो और सवाल को पढ़ लेना, कैश पे हो रहा है या रिसीव। मैंने पढ़ लिया पिछली क्लास में, उससे पहले पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए कैश पे हो रहा है तो कैश का जाना क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। स्टेप 4 एडिशनल नया स्टेप, बोलो बोलो क्या है? एसेट अकाउंट में आने वाले एसेट की कॉस्ट को डेबिट करो, न्यू की कॉस्ट, और एक लाइन खाली पड़ी हुई है, गेन आया तो डेबिट लिख देंगे, लॉस आया तो क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। आपको जी दरमियान में लाइन छोड़ना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप पहले एक लाइन छोड़ के एंट्री शुरू करो। पहले एक लाइन खाली पड़ी होगी, एंट्री करते हो, गेन आ जाए तो टॉप पे लिख लो, लॉस आ जाए तो टॉप पे लिख दो डेबिट, और गेन आ जाए तो नीचे तो सारा वैसे ही सवा खाली होता है। बहरहाल मुझे ऐसे ही पसंद है जी। शुरू करते हैं सवाल। मिस्टर कासिम, आज थोड़ी जज्बाती हो गए, पढ़ा दिया मैंने तो थक गया हूँ। मिस्टर कासिम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310 विच ही परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 3000। ये पुराने वाला 3310 है, तो लड़ाई शड़ाई में भी काम आ जाता था, जेब में होता था, तो ठीक है। किसने देखा हुआ पुराना वाला 3310? अच्छा माशाल्लाह। नहीं कोई नहीं, इतना वो मिल ही जाता है अभी। 3310 तो अभी भी आता है, लेकिन वो तो भाई बहुत सोफिस्टिकेटेड सा मोबाइल है। अच्छा जी, वो भी सोफिस्टिकेटेड ही था। अच्छा, अपने दौर का 3310 जनाब 3000 रुपये का कासिम ने खरीदा हुआ था 1/4/12 में, सॉरी हाँ 1 जनवरी 14 ही वेंट टू हफीज सेंटर वेयर ही सॉ सैमसंग गैलेक्सी। ही सेड ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज, ऐसे करके लिखा हुआ जुमला, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज। इट बोर अ प्राइस लेबल ऑफ 50,000। दुकानदार ने पूछा कितने का, उसने कहा 50,000 था। नहीं लेना है। उसने कहा ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू एक्सचेंज द ओल्ड सिक मोबाइल विद द न्यू वन। उसने कहा मैं तो एक्सचेंज करके ही जाऊंगा, और गया और दुकानदार को कहा ये मेरा 3310 है, ये 3310 की क्या कीमत है तुम्हारी नजर में? दुकानदार ने ऐसे पकड़ा उसको, ऐसे करके ओपन किया, खुला हुआ नहीं है, ठीक है, चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से तो इसकी कीमत जो है वो 1200 रुपये है, ठीक है। दुकानदार ने कीमत लगाई किस चीज की? हमारे पुराने मोबाइल की। ये क्या है? ट्रेडिंग अलाउंस, ठीक है। अच्छा, अब अगली लाइन मिसाल के तौर पे सवाल में मैं नहीं लिखता, ठीक है ना। अच्छा चलो जरा पढ़ते हैं आप। ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू एक्सचेंज द ओल्ड सिक मोबाइल विद द न्यू वन। द वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल वाज 1200 ओनली। ये क्या है? ट्रेडिंग अलाउंस है ना, ठीक है। रेट ऑफ डिडक्शन है 10%। अब मैं कहता हूं जनरल एंट्री पहले से लिखी हुई है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। मैंने कैश पेड गायब भी कर दिया, हालांकि सवाल में गिवन था, पहला सवाल जो था। अच्छा, स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर दो। कितनी है? 3000, ठीक है। स्टेप 2 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो। तो वर्किंग छोटी सी वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चलो कर लेते हैं, आसान हो तो डायरेक्ट भी कर लिया करेंगे आने वाले दिनों में आप लोग। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है जी हमने डिस्पोजल की। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हेडिंग कौन दे? अब बस टाइम बचा रहे हैं। अब देखो ना, हर चीज में हम टाइम बचाने लगे हैं, सीखते हुए ऐसे खुली डुली बातें सीखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा पर्चे के लिए हम करते चले जाते हैं तरतीब से ही उसकी, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन निकालनी है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। 3000 कॉस्ट है इंटू 10% सवाल में गिवन था रेट है, ये तो आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन, इंटू लाइफ होनी है डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक। तो लिख लो कोई मसला नहीं, लिख ले डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2012 था, और डेट ऑफ सेल है 1 जनवरी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, आप वैसे महीने गिन लेते, लेकिन आप कहते हो ये नहीं बताया हुआ। ये क्या मसला है यार, कुछ भी अज्यूम कर लो। आपने 1 जनवरी 12 से 1 अप्रैल 12 से 1 जनवरी 14 तक महीने गिनने हैं ना, कुछ भी अज्यूम कर लो। पहली तो बात है ईयर एंड अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं थी, बल्कि उससे पहली बात यह है कि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे गिन लेते, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 12 वाले साल में 9 महीने, 13 वाले साल में पूरा साल, 14 का तो साल का पहला दिन है, तो 1 साल और 9 महीने, गिनने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। कैलेंडर ईयर ही अज्यूम कर लो ना, अगर सवाल खाम मुझे तो कैलेंडर ईयर अज्यूम कर लो, ठीक है। लेकिन चलो अब लिख लिया तो देख लेते हैं फिर। 31 दिसंबर ईयर एंड अज्यूम करके 31 दिसंबर 12 तक कितने महीने चला ये? 9/12। 31 दिसंबर 13 तक पूरा साल, तो ये बन गया 1.75 ईयर्स। तो ये 1.75 ईयर्स यहां पर लिखा आपने, तो आंसर आ गया जी 525। ये आ गई हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये जबानी भी निकला करेगी आने वाले दिनों में, यही ब्रैकेट में ही आप कर दिया करेंगे, ये यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख दिया करेंगे 3000 इंटू 10% इंटू 1.75, बड़े हो जाएंगे जब, तो ठीक है ना। बाल फिलहाल तो हमने वर्किंग से 525 निकाल लिया, तो 525 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कर देंगे डेबिट। फिर कैश, अच्छा एसेट कॉस्ट, न्यू की कॉस्ट कितनी है? 50,000। इट बोर अ प्राइस लेबल ऑफ 50,000,
ठीक है, और कैश पेड की फिगर 1200 रुपए, कैश पेड की फिगर भी गिवन नहीं है। अच्छा तो वो नहीं, अब निकाल लेते हैं ना। अगर गिवन ना हो तो क्या करेंगे, हम एक छोटी सी वर्किंग और करेंगे, वर्किंग 2, उसमें हम लिखेंगे जी कैश पेड। कैश पेड जो है वो निकलता है कॉस्ट ऑफ न्यू, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, फॉर्मूला पहले लिखा हो पता है मुझे, माइनस ट्रेड इन अलाउंस। मैं कह रहा हूँ अगर ना हो तो क्या करेंगे, तो 48,800 ये कैश पेड, ये हम इस तरह से लिख लिया करेंगे, ठीक है ना। मेरे सवाल में नहीं है, तुम्हारे सवाल में लिखी हुई होगी, मेरे सवाल में नजर आ रही है कहीं पे, देखो कहीं पे नजर आ रही है, नहीं है, ठीक है। तो मैंने गायब कर दी ना कि ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। ले जी, तो अब डेबिट साइड हैवियर है या क्रेडिट साइड हैवियर है? क्रेडिट साइड हैवियर है तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लॉस कितना 1274। कोई क्वेश्चन लग रहा है तुम्हारे दिल में, कोई सवाल है जिसने ऐसे करके देखा? नहीं जी, हाइब्रिड वालों को सवाल? अच्छा बल्कि कैश पेड तो सवाल में अवेलेबल है, आप ये वाली कर लें बस। और जिन्होंने ये वर्किंग देख ली है तो वो इस तरह से कर लें। अच्छा जी, ये तो मैं बोल रहा हूं आपको कब से, ये देखो कल भी बताया था। आप कहोगे ये तो कोई बात ना हुई कि डिस्पोजल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है और जनरल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। नहीं, डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो गेन आएगा, जनरल एंट्री करेंगे तो लॉस आएगा। ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऊपर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट ही हो रहा है ना, तो वो लॉस है। ये जनरल एंट्री में डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया तो लॉस ही है। आंसर भी सेम है, ये ऑपोजिट नहीं है भाई जी। होमवर्क डिस्कस हो रहा है और ये तीसरा सवाल इंशाल्लाह अभी हम बोर्ड के उस साइड पे करेंगे, तो इसलिए बोर्ड की वो साइड विकास मुझे बिठा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सेकंड, बड़ा टाइम पड़ा अभी, बस ये देखो वो 5 मिनट का सवाल है। जनरल एंट्री ऑफ एक्सचेंज आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सारे ही बिठा दो, अगर लेजर बचा सको तो बचा लो, क्या ही बात है, लेकिन डिस्पोजल वाले उड़ा दो। हाँ, डिस्पोजल वाला एक बचा लेना, अब रहने दो, सारा मिटा दो, हो सके तो बचा लो। अब क्या करेंगे जी, पहले जनरल एंट्री लिख लेंगे, ठीक है। एसेट अकाउंट में ओल्ड की कॉस्ट क्रेडिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्शन को डेबिट करेंगे। कैश पे हो रहा है, मैंने सवाल पिछले पढ़ लिया है क्लास में, कैश क्रेडिट होगा और एसेट अकाउंट न्यू की कॉस्ट से डेबिट होगा, ठीक है। अब ऑन यकम अप्रैल 12 वी एक्सचेंज 2 ओल्ड कार्स विद अ न्यू वन। ये तो जायज नहीं होता ना, 2 कारें देकर 1 कार लेना, ये तो कोई एक्सचेंज ना हुई। 200 कारें देकर 2 कार से 1 कार ले लें, आपकी मर्जी है, ट्रांजैक्शन है। आपके पास 2 मेहरान खड़ी थी, जाके बेच के 1 करोला ले ली। आपके पास 1 करोला खड़ी थी, जाके 2 मेहरान ले ली, 2 भाई थे। अब मल साहब ने कहा मैं तो जाता नहीं हूँ, मेरी बड़ी गाड़ी है, भेज देगा, दोनों सर खा रहे हैं, दोनों को अलग अलग लेके दे देता हूँ मेहरान। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई वो मिटा लेगा वो, ठीक है, जैसा भी मिटा रहा है वो बाद में देख लूंगा, ठीक है, इधर ध्यान रखो। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार इज 4 लाख, तो इसका मतलब, अच्छा यार मैं ना इसको 1000 में कर रहा हूं, ठीक है ना, सवाल को 1000, वैसे 1000 वैसे भी कर सकते थे, लेकिन जरा और कंफर्टेबल नजर आया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। लो भाई जी, तो एक कार की कॉस्ट 400 है, अब दोनों को इकट्ठा रखना है हमने, ठीक है, तो हम इंटू 2 कर देंगे, तो दोनों कार्स की कॉस्ट कितनी आ गई, 800, ठीक है। और दीज वर परचेज्ड 4 years बैक, ट्रेड इन अलाउंस इज 180 पर कार। अब 180 एक कार का ट्रेड इन अलाउंस है, इंटू 2 करेंगे तो ट्रेड इन अलाउंस 360 दोनों का बन जाएगा, ठीक है। ओह अच्छा जी, तो 180 इंटू 2 360 दोनों कार्स का ट्रेड इन अलाउंस आ गया। कॉस्ट ऑफ न्यू कार इज 1200। अब जो डाटा मिलता है, एंट्री पहले लिख चुके हैं वो तो करें, पुराने की कॉस्ट कितनी है, 400 नहीं लिख लेना, वो दोनों कार्स जा रही हैं, 800 लिखना है, ठीक है। उसके बाद नए की कॉस्ट 1200, जो डाटा मिलता जा रहा है, कोई तरतीब की जरूरत नहीं है, चलने दो, ठीक है। फिर कैश पेड नहीं नजर आया सवाल में, और एक्यूमुलेटेड डिडक्शन ओल्ड की निकालनी है, तो 800 इंटू 10%, ये 1 साल की डिडक्शन आ गई, इंटू 4 कर दो भाई,
कोई जरूरत नहीं थी डीओपी डीओएस लिखने की। अल्लाह के बंदो इधर देखो, कह रहा है दीज वर परचेज्ड 4 years बैक। साथ डेट भी लिखी, 1 अप्रैल 2008, तो 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल 2012 तक 4 साल बनते हैं। कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डीओपी डीओएस लिख के 4 साल निकाले। हाँ माशाल्लाह, ये अच्छे बच्चे होते हैं जो गलती मान लेते हैं। अच्छा, लिख के निकाले, मैंने सलूट करना है उनको। यस, शाबाश, ठीक है जी। तो डायरेक्ट निकाल लेना सही, ठीक है जी। कितना आता है, कितना आता है? 3, 8 लाख का 10%, 1 साल की डेप्शन आ गई, इंटू 4 सारी जिंदगी की डेप्शन आ गई। ठीक है, वही वर्किंग 1 की हुई है मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल की। ठीक है जी, शॉर्टकट आने लगे हैं, शॉर्टकट आहिस्ता आहिस्ता। ओके, अब रह क्या गया? मसला ये है कि हमें कैश पेड चाहिए होता है, हमें ट्रेड एंड अलाउंस नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो ये 360 का ट्रेड एंड अलाउंस हमने क्या करना, हमें तो चाहिए कैश पेड। तो 1200 कॉस्ट ऑफ न्यू है, कैश ट्रेडिंग अलाउंस 360 है, तो कैश पेड निकल सकता है। कैसे? कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेडिंग अलाउंस, ये भी ब्रैकेट में ही कर लो, 1200 माइनस 360। तो पिछले सवाल में इसलिए मैंने कैश पेड गायब कर दिया था कि वहां पे सिखा लूं, यहां पर वैसे ही गायब है जी। 840 जी, गेन नहीं होना इंशाल्लाह, लॉस ही होगा, बता दो हैं। बस अब आगे जाकर ना सवाल अब चेंज होने लग जाएंगे। अब लॉस भी आने लग जाएगा। वन 20 क्लियर है जी। देखो कोई वर्किंग भी नहीं करनी पड़ी। चलो जी, अब ये सवाल मैं करवाता हूं, उसके बाद फिर छुट्टी। ओके, इस सवाल को 2 से 4 मिनट में करना है कोशिश करके। ठीक है जी। स्टेप 1 1000 में ही करेंगे यार, रुपीज 1000 में बता दिया काश तुमने। अच्छा जी, फॉलोइंग लेजर बैलेंस वहां से दिखा के हमें भाई। फॉलोइंग लेजर बैलेंस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 15, एसेट 200, एक्यूमुलेशन 80। 1 जनवरी 15 ब्रॉट डाउन एसेट अकाउंट में 200, 1 जनवरी 15 ब्रॉट डाउन टू सी, उधर ले जाए भाई। एडिशन ऑफ 10 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 15। मेरा मशवरा है कि सिर्फ देख लें, एंड में तस्वीर खींची जा सकती है, देख लें, इसको देखना जरूरी है। आप देखोगे सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट में एक चीज नहीं आनी है बस, बाकी सेम सवाल वही है, थोड़ा सा सिर्फ इसको देखना जरूरी है। ठीक है, करने से ज्यादा साथ साथ जी। एडिशन 10,000 का है, 1 मार्च को है, एंट्री बोले ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट 1 मार्च 15 को। ठीक है, ये एडिशन हो गया। स्टेप अगला पॉइंट पढ़े। एन ओल्ड एसेट कॉस्टिंग 50 which was purchased on 1 जुलाई 13 is exchanged with a new। ट्रांजैक्शन की आपको एंट्री करनी अब आती है, लेकिन उसको सवाल में जरा डील करना नहीं आता ना, इसलिए कहा था कि ये सवाल मैं कल खुद करवाऊंगा। है आसान बात। ठीक है, अब आसान वाला काम सीख बैठे हैं हम। जनरल एंट्री लेजर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, स्टेप्स याद करवा लिए ना अब आपको एक तरह से, बस दूसरे इंपैक्ट डिस्पोजल अकाउंट फेंकते जाना। ठीक है, तो नए एसेट की कॉस्ट है 90, पुराने की कॉस्ट है 50। डेट ऑफ परचेज है इसकी 1 जुलाई 13 और एक्सचेंज हो रहा है 30 सितंबर 15 पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कहानी। स्टेप 1, हम जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। कितनी कॉस्ट है? 50। एसेट अकाउंट में से क्रेडिट किया, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर दिया। यहां पे लिखा मैंने एसेट अकाउंट, और साथ ही मैंने निशानी के तौर पे लिख लिया ये ओल्ड है, ओल्ड वाला एसेट है। ठीक है, किस दिन? 30/9। यहां पे डिस्पोजल लिख देंगे 30/9/15। ठीक। स्टेप 2, जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड एसेट को डेबिट करना है, तो वर्किंग नंबर 1 कौन हेडिंग दे, बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो 50 इंटू 10%। क्यों मैं इस तरफ आ गया? रेट इज 10%, स्ट्रेट लाइन, वेव्स आर बैक, गो एंड किल देम। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं है, तो बस अब लाइफ चाहिए। डीओपी और डीओएस। डेट ऑफ परचेज क्या है जी? 1 जुलाई 13 और 30/9/15, यही है। ईयर एंड 31 दिसंबर है। 13 वाले साल में 6/12, 14 वाले साल में पूरा साल, 15 वाले साल में 9/12, टोटल बता दो 2.25। चीज जो भी नहीं होगी उस पर रुकूंगा मैं, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं नोट मत करो, सिर्फ देखो, रूटीन का काम है जी। 2.25 ईयर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 11.25। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करो, डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करो। यहां पे लिख दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
यहां पे लिख दो डिस्पोजल। ठीक है, अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुक जाए। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप है वी विल रिकॉर्ड कैश। अच्छा, कैश इस सवाल में भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन तैयारी हम पिछले सवालों में कर रहे थे। ठीक है ना, ट्रेड एंड लॉस दे दिया है, चलो ये तो निकाल ही सकते हैं ना। वर्किंग 2 कर लो। कैश पेड निकालना है तो कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पर्चे में ऐसे किया करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने एक बार, वो आपने याद कर लिया। पर्चे में नहीं लिख के बता देना उसको, बट लिखो कैश पेड इज इक्वल टू 90,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू, वो यहां भी नहीं लिखा करेंगे हम तो। एंट्री अगर कर रहे होंगे यहां पे कैश लिखना होगा, यहां पे लिखना होगा, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लिया करेंगे। लेकिन ये चीजें सारी पहले तो नहीं कही जा सकती, पहले तो आपको भारत सारी चीज सिखानी पड़ती है। ठीक है, तो स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश आज आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है तो कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे नजर आएगा। जैसे जनरल एंट्री में रुख बदल गया था कैश, यहां पे भी तो बदलना ही है ना उसमें रुख। ठीक है, तो कितना आ गया 60। ये जी वर्किंग नंबर 2, ये नई चीज आ गई, मतलब चीज वही थी लेकिन रुख तो बदल गया ना। ठीक है, स्टेप 3 हो गया डन। स्टेप 4 नया स्टेप आया था, क्या? एसेट अकाउंट को आने वाले एसेट की कॉस्ट से डेबिट करें। अब अगर ये डेबिट हुआ तो क्रेडिट किसे करें, सोच के बताओ। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है, ये एक बंडल है ट्रांजैक्शन का, तो ये डिस्पोजल पूरा ही नहीं हो सकता ये एडिशन के बगैर। वही डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन ही चल रही है। 90 डेबिट इधर किया है तो क्रेडिट, अगर गेन लॉस करेक्ट निकालना चाहते हो तो क्रेडिट करो इसको डिस्पोजल के अकाउंट में। एक ही ट्रांजैक्शन जो है ये कोई एसेट अकाउंट थोड़ा है। एसेट अकाउंट तो ये जो बता रहा है पुराना गया नया आया। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो ये पड़ेगा तो दूसरा इंपैक्ट होता है। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे, मजबूरन डिस्पोजल लिखना पड़ेगा, मजबूरन। लेकिन अपने समझने के लिए लिख लो, ये एडिशन है, एडिशन है थ्रू एक्सचेंज, और ठीक है ना, ये लिख लो अपने समझने के लिए, लेकिन पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्पोजल लिखो, बस सेकंड इंपैक्ट नाम लिखा उसका। ठीक है, यहां पे 30/9/15। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे, एसेट, लेकिन अपने समझाने के लिए यहां पे आपने खुद को क्या बताया, ये न्यू, ये ओल्ड, ये न्यू, सिंपल। और स्टेप 5 नया वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस आगे चला गया, क्या? बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है ये मैंने इधर लिख दिया, कहीं गेन ही ना हो। कितना कॉन्फिडेंट हूं ना मैं, पहले 10-12 लेक्चर में मैंने आने नहीं दिया था गेन जी। कितना 8 पॉइंट। ठीक है, अब क्या रह गया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बस ये रह गया। मेथड स्ट्रेट लाइन हो गया, वेव्स लगी हुई हैं, किल करो। ओपनिंग, अच्छा ऑन ओपनिंग लिख लो, वैसे मैं तो कहता हूं ओपनिंग कॉस्ट ही लिख लिया करो बाहर। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हो माइनस करो, ना हो ना करो, नीचे वर्किंग करो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग, ये भी बस थोड़े अरसे तक आप लिखना छोड़ोगे। अच्छा थोड़े अरसे तक लिखना बेशक ना छोड़ना, आपका फायदा है, पर्चे मत लिखना, पर्चे में डायरेक्ट वर्किंग आगे शुरू कर देना। ठीक है ना जी, इनटू ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 200, डिस्पोजल की कॉस्ट 50 इंटू 10% 15। ठीक है, सिंपल काम है। ऑन एडिशन, एडिशन हुआ 10 का 10%, या कम मार्च को आया, कितने महीने 10/12, आंसर 0.833। ठीक है, अब क्या करें, वो जो नया एसेट आया है इस साल में ना, देखो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन पता है क्या होगा, जिस दिन एक्सचेंज हो रही है ना, तो एक्सचेंज वाले दिन तक पुराना चला होगा, उससे आगे नया चला होगा। पुराना निकला नया आ गया, तो 30/9 को तक पुराना चला होगा, तो यकम अक्टूबर 15 से नए को चला लो। ठीक है, नए की कॉस्ट ये नई चीज थी, ये नई चीज इस वजह से सवाल कराया मैंने। ठीक है, 90 इंटू 10% इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। ठीक है, सितंबर को नहीं ले लेना, साल का आखिरी 30 सितंबर लिखा हुआ है, मतलब यकम अक्टूबर ही होता है, उसको छोड़ देना बस। ठीक है जी, 25। उसके बाद वही पुरानी कहानी, ऑन डिस्पोजल, ये जो भाई साहब को यहां से निकाला था, इससे कहा था मुझे क्यों निकाला, हमने कहा इधर आओ तो बताते हैं। तो 50 इंटू 10% इंटू 9/12 बेटा, यही तो कह रहा हूं, पुराने वाला 9 महीने चला फिर निकल गया, नया आया 3 महीने चला, पूरा साल डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, कितना, तो आसान बात थी, लेकिन एक बार आपके सामने करना जरूरी समझ रहा था। 21 पॉइंट, बस एग्जैक्ट, तो 3 बोले ना फिर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड रिडम्पशन क्रेडिट 21.833, वर्किंग नंबर 3 है ये। क्लोजिंग बताओ भाई, क्लोजिंग एसेट अकाउंट का बताएं जी, क्लोजिंग एसेट अकाउंट का, हाँ 250,
एक्यूमुलेटेड डेसिमल क्लोजिंग 90.583, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला हैंडआउट जरा ओपन कर लें। इसके अंदर ना आपने वैसे परेशानी होना है, सुने ये 3 सिनेरियोस तो बिल्कुल नहीं करने हैं, 10 मिनट की बात कल आते ही करूंगा। ओके सर। अकमल ब्रदर वाले सवाल के अंदर आपको बड़े मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये कल मैंने करवाना है, हो सकता है सारा लेक्चर मेरा इसी पे लग जाए। इसके अंदर आपने फिलहाल सिर्फ ये देखना है, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 3, इसमें आपने 130 को इग्नोर करके 120 लेना है नए एसेट की कॉस्ट को। बस इतना याद रख के ट्राई करना, जितना हो गया फबिहा करवाना तो मैंने है, ठीक है। ये सवाल अल्टीमेट है, अभी तक जितना पड़ा है इसने खूब परेशान करना है आपको, कल मैं खुद करवाऊंगा इंशाल्लाह, ओके ठीक है। इस 130 नई की कॉस्ट को आपने 130 की बजाय 120 लेना है, क्यों लेना है सब मैं इंशाल्लाह कल समझाऊंगा, ठीक है जी। और 2 को नहीं ट्राई करना, 2 सिनेरियो के साथ लिंक्ड है, सिनेरियो पढ़ाऊंगा तो फिर करवाऊंगा, ठीक है। वैसे तो ये सवाल भी लिंक्ड है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें अब, कुछ ना कुछ तो आपने परेशान होना ही है। बेहतर यह है कि आपने आज वाला काम सारा अच्छे तरीके से रिवाइज करना है ताकि कल के टेस्ट की तैयारी हो सके, और इसके साथ थप के थोड़ा सा परेशान होकर कल आना है, परेशान होकर आना है फिर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।